फाइनली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स के 6 महत्वपूर्ण प्रश्न। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ समझेंगे, यानी कि 6 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके ये 6 प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाएंगे और इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर आसानी से दे देंगे। तो देखिए, जो हमारा टारगेट है हर एक सब्जेक्ट में अब की बार 90% पार का, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको अच्छे से वीडियो देखना होगा, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए ये, ठीक है। इसमें क्या है, 3 प्रतिरोध लगे हैं, एक है 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का, ठीक है, जो कि समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखिए, ये सभी जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। देखिए, इसमें धारा जो बह रही है वो 2 एम्पियर की बह रही है, और जो यहाँ पर इसका जो संधारित्र लगा है वो 2 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, हमें जो चीजें दी गई है उसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, हमें आई दिया गया है, उसके बाद में सी दिया गया है धारिता, और ये प्रतिरोध दिया गया है। तो प्रतिरोध जो तीनों है ये श्रेणी क्रम में है, तो हम इसका फार्मूला लगा देंगे, हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो सबसे पहले जो कुछ दिया गया है उसको लिखते हैं। तो हमें दिया गया है 2 म्यूएफ धारिता, तो हम लिखेंगे सी इक्वल टू, हमें दिया गया है 2 म्यूएफ, ठीक है, यानी कि 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए, इसे हमें फैरड में कन्वर्ट करना होगा, तो फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणे माइक्रो है तो 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया, देखिए हमें दी गई है धारा I इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। तो हम लिखेंगे धारा I इक्वल टू, हमें दिया गया है 2 एम्पियर। अब चूंकि अगर आप लोग निकालना चाहते हैं संचित ऊर्जा, देखिए आपसे यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो इसका फार्मूला लगेगा U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। अब चूंकि हमें C तो दिया गया पर V हमें पता नहीं है, तो V निकालने के लिए हमें एक काम करना होगा। सबसे पहले जो ये आपके प्रतिरोध हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये 3 प्रतिरोध है। मान लीजिए एक का नाम R1 है, एक R2 है, एक R3 है। तो मान लीजिए एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है, ठीक है। देखिए, क्योंकि हमारे पास 3 प्रतिरोध है, ये 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, तो ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो हम लिख देते हैं R1 मान लीजिए 2 ओम है, R2 मान लीजिए 3 ओम है और R3 मान लीजिए 5 ओम है। अब देखिए, चूंकि ये सभी जो हैं आप लोग चित्र में देख सकते हैं ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता, श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब यहां पर आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसका एक्चुअल प्रतिरोध मैं निकाल देता हूं। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है उसका फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3, यानी कि तीनों को आपको जोड़ देना है। तो देखिए, यहां से हमारा जो R आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध वो कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू है 2, R2 की 3, R3 की 5, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, 3 2 5 5 10, तो ये हमारा 10 ओम आ गया, ठीक है। अब चूंकि हमें जो फॉर्मूला बताया गया, जो मैंने फार्मूला बताया उसमें 1/2 CV स्क्वायर, तो अभी भी हमारा C नहीं निकला है, V नहीं निकला है, V हमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों को ओम का नियम पता होगा, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, देखिए ध्यान से समझिएगा, नियम से। तो ओम के नियम से होता है V इक्वल टू, फार्मूला होता है IR, ठीक है। अब चूंकि I हमें दिया गया है, ऊपर कितना दिया गया था 2 एम्पियर, देखिए ये 2 एम्पियर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 एम्पियर गुणे R हमें दिया गया है 10 ओम, तो 10 लिखेंगे। तो हमारा फाइनली जो विभवांतर आएगा वो आ जाएगा 2-20 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं संचित ऊर्जा, जिसका फार्मूला मैंने आपको बताया U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर।
1/2 CV²। तो देखिए हमने V भी निकाल लिया, C भी हमें दिया गया है, बस यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, आपका U निकल आएगा। ये है U जो है, ये है संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है, इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, तो U = 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। C की वैल्यू हमें देखिए यहाँ पर दी गई थी 2 माइक्रोफैरड, तो इसको हमने फैरड में बदला था, तो 2 × 10⁻⁶ आया था, गुणे V हमने अभी निकाला 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताइए, 400, ठीक है, गुणे 10⁻⁶। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻²। देखिए 400 को हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻², 10⁻² है तो 10 2 100, 4 से गुणा 400, तो वही होगा, ठीक है, 10⁻⁶। ये हमारा फाइनली आ जाएगा U, ये हम U निकाल रहे हैं तो U लिख देंगे साइड में, तो U = फाइनली हमारा आंसर आएगा 4 × 10⁻² है, ये -6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁴, और इसका मात्रक होता है स्थिर ऊर्जा का जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हमें कौन सी वैल्यू कैसे निकालनी है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये विद्युत धारा चैप्टर का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 1 नंबर 2 नंबर में आता है। देखिए अनओमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। देखिए नाम से स्पष्ट है, अनओमीय परिपथ। ओमीय का मतलब ओम के नियम का, ठीक है। अन का मतलब समझ लीजिए पालन न करे, उस परिपथ को हम अनओमीय परिपथ कहते हैं, या अनओमीय चालक भी पूछा जा सकता है। तो देखिए वे परिपथ या वे चालक जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता, अर्थात जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता है, अनओमीय परिपथ कहलाता है या अनओमीय चालक कहलाता है। जैसे अनओमीय चालक पूछा जाए तो आप लोग परिपथ के स्थान पर चालक लिख देंगे, अनओमीय परिपथ पूछा जाए तो आप परिपथ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओम का नियम था कि जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर, ठीक है, तो उनका नियम था V = IR, V = IR। तो देखिए सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता है, तो देखिए V/I = होता है R, ठीक है। तो अगर ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत ना हो, यानी कि वो ओम का नियम का पालन नहीं करता हो, तो वो होगा अनोमीय परिपथ, ठीक है। तो वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता है, अनोमीय परिपथ कहलाता है। या सिंपली आप कह सकते हैं कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनोमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब उदाहरण भी आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। जैसे बल्ब का जो तंतु होता है, बल्ब का तंतु, ठीक है, टंगस्टन का जो बना होता है, वो आपका अनोमीय परिपथ था। एक होता है डायोड बल्ब, ठीक है, डायोड बल्ब, ये दोनों जो हैं आपके अनोमीय परिपथ के उदाहरण हैं। यानी कि बल्ब का तंतु जो है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, तो वो अनोमीय परिपथ के अंतर्गत आएगा, और डायोड बल्ब, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला समझना है। देखिए सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जब सिल्वर को किसी तार का जो 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है वो 2.1 ओम है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर रखा जाए तो इसका प्रतिरोध 2.7 ओम है। अब सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहले प्रतिरोध को मान लेते हैं R1 और पहले टेम्परेचर को मान लेते हैं हम T1, ठीक है। तो लिखेंगे R1 = देखिए R1 = हमें कितना दिया गया है, पहला प्रतिरोध 2.1 ओम, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2.1 ओम। उसके बाद T1 हमें कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर T1 = हमें दिया गया 27.5 डिग्री सेल्सियस, तो 27.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, R2 दिया गया है 2.7 ओम, तो लिखेंगे R2 = 2.7 ओम। और उसके बाद में हमें T2 यहाँ पर दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, T2 = 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, और ये हमें निकालना है। इसका फार्मूला एक होता है, वही आप लगाइए और ये सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। लिखिए
सिल्वर की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा इक्वल टू होता है R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1, ये फार्मूला होता है। यानी कि सबसे पहले दूसरा प्रतिरोध फिर पहला प्रतिरोध, इन दोनों को माइनस में कीजिए, फिर पहला प्रतिरोध इंटू दूसरा टेम्परेचर माइनस पहला टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा यहाँ पर अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, R2 की वैल्यू कितनी है ऊपर देखिए 2.7 ओम, माइनस R1 की वैल्यू देखिए 2.1 ओम, फिर R1 की वैल्यू 2.1 है, T2 की वैल्यू देखिए 100 डिग्री सेल्सियस और T1 की 27.5, तो T2 का लिखेंगे हम 100, ठीक है, और माइनस T1 की वैल्यू हम लिखेंगे 27.5। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा ऐसे रहने देंगे, 2.7 में से 2.1 जाएगा तो आपका बचेगा 0.6 अपान ये हो जाएगा 2.1, ठीक है, गुणे 100 में से 27.5 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 72.5, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 0.6 अपान इनका और इनका गुणा कर देते हैं, यानी कि 2.1 और 72.5 का, देखते हैं कितना आता है। देखिए जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे 2.1 और 72.5 का, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 152.25, ठीक है। गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए अल्फा इक्वल टू, जब इनको आप भाग देंगे 0.6 से 152.25 का भाग देंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। ये आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता ताप गुणांक सिल्वर का। बहुत ही ईजी था, सिर्फ आपको थोड़ा गुणा भाग इसमें करना होगा, ऐसा मैं कहता हूँ, गुणा भाग आपको करना होगा। आप भाग दे के देख लीजिए, इतना आंसर आपका आएगा। तो सिर्फ ये फार्मूला आप लोग याद रखिए कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा इक्वल टू होता है R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, एक छोटा सा है कि मैग्नीन का उपयोग प्रमाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है। यानी कि जो मैग्नीन होता है इसका उपयोग हम प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने में क्यों करते हैं, NCERT बुक का एक क्वेश्चन है और जानना जरूरी है। देखिए लिखिए आप लोग, क्योंकि जो मैग्नीन होता है उसमें, क्योंकि तापमान में परिवर्तन इसे प्रभावित नहीं करता है तथा उसकी प्रतिरोधकता उच्च है, ठीक है, उच्च है। देखिए कहा गया था क्वेश्चन में कि मैग्नीन का उपयोग प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने में क्यों किया जाता है। देखिए मैग्नीन जो होता है इसमें अगर हम टेम्परेचर में परिवर्तन करें, मान लें मैग्नीन को हम टेम्परेचर दे रहे हैं और टेम्परेचर में कोई परिवर्तन करते हैं, उसे कम ज़्यादा करते हैं, तो मैग्नीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मैग्नीन की प्रतिरोधकता भी उच्च होती है, यानी कि ज़्यादा होती है, इसीलिए मैग्नीन का उपयोग प्रमाणिक प्रतिरोध को बनाने में किया जाता है। अब देखिए इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखिए 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। यानी मान लीजिए आपके घर में 1 किलोवाट का विद्युत बल्ब लगा है, वो जल रहा है, तो 1 मिनट में लगभग कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो देखिए व्यय ऊर्जा को अगर हम लोग निकालें तो किस में निकालते हैं, डायरेक्टली हम लिखते हैं व्यय ऊर्जा, इसे हम यूनिट में निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि बिजली के बारे में कहा जा रहा है तो यूनिट में, ठीक है। इसका फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपान 1000। इस तरह से आप इस फार्मूले को लगाकर अपने घर का भी यूनिट निकाल सकते हैं, बिजली का बिल, ठीक है। तो देखिए वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे 1000, तो आपका वाट कितना है, वाट जो आपका है ये कितना है, 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट,
ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती किया, यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ साइड में, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमें दिया गया है वाट, ठीक है। हमें दिया गया है वाट इक्वल टू 1 किलोवाट, 1 किलो वाट, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना वाट, 1000 वाट। घंटा हमें कितना दिया गया है, तो घंटा तो हमें दिया नहीं कि घंटा को अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि 1 मिनट दिया गया है तो इसे हम घंटे में निकालेंगे तो 1/60 घंटा ये हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा, समझ में आया। और समय कितना दिया गया है, 1 मिनट दिया गया है तो समय हम लिख देंगे, ये हमें दिया गया है 1 मिनट। ये आपको पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले लिखना है, ठीक है। तो हम इसको सबको लिखते हैं। घंटा हमें दिया गया है 1/60। दिन दिया गया है कितना, दिन, तो 1 मिनट में दिन की तो कोई जरूरत नहीं है, दिन के स्थान पर आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं अपान 1000, 1000 को हम ऐसे रहने देंगे। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इस 1000 को इस 1000 से कट कर देंगे। हमारी जो व्यय ऊर्जा आ जाएगी, व्यय ऊर्जा, वो भी यूनिट में कितनी आ जाएगी बताइए। तो ये तो कट गया, अब सिर्फ आपका बचा 1/60। 1/60 का 1 से गुणा होगा तो 1/60 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। जो व्यय ऊर्जा होगी 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में 1/60 यूनिट ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको विद्युत वाहक बल्ब दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, धारा दिया गया है, आपको प्रतिरोध का मान निकालना है। तो विद्युत वाहक बल्ब को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ई हमें दिया गया है 12 वोल्ट, देखिए ऊपर 12 वोल्ट। उसके बाद में हमें 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध दिया गया। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें दिया गया है 3 ओम। उसके बाद ये परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर हो तो धारा हमें आई दिया गया है, ये है 0.5 एम्पीयर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कैपिटल आर यानी कि प्रतिरोध। तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि आपके धारा का फार्मूला होता है आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूला से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल को बहुत ही इजीली लगा सकते हैं, जहाँ आई है धारा, ई है विद्युत वाहक बल, कैपिटल आर है प्रतिरोध और स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध। इसी पर हम वैल्यू रख देंगे। तो आई हमें दिया गया है 0.5 इक्वल टू हमें दिया गया है ई इक्वल टू हमें दिया गया है 12, कैपिटल आर हमें निकालना है। उसके बाद में हमें स्मॉल आर दिया गया है ऊपर देखिए 3 ओम, ये ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए इसका ऐसे यहाँ पर 1 मान लेंगे, इनका कैंची गुणा कर देंगे तो आपका गुणा हो जाएगा 0.5 का r प्लस 3 से इक्वल टू आपका बचेगा 12, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो देखिए 0.5 का r से पहले गुणा करेंगे तो 0.5 r हो जाएगा, प्लस 0.5 का 3 से गुणा करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है, इक्वल टू 12। अब देखिए 0.5 r इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, ये इधर प्लस में है 1.5, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 1.5। यहाँ पर आपका फिर से देखिए 0.5 r इक्वल टू आएगा 12 का 1.5 से घटा दीजिए तो ये आपका आएगा 10.5, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से r हम निकालेंगे, r निकालेंगे तो 10.5 आपका था अपान ये जो 0.5 इधर गुणे में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 0.5, दशमलव से दशमलव काट दीजिए, 5 को इससे काट दीजिए तो 21 पंचे 105, तो ये आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू हमारा फाइनली आ जाएगा 21 ओम, 21 ओम, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है, निकल गया आपका r। तो सिर्फ आप ये फार्मूला याद कीजिए आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर, जहाँ कैपिटल ई है विद्युत वाहक बल, आर है प्रतिरोध और स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध। तो आई होप कि आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैंने अपना पूरा फोर्स लगा दिया आपको समझाने में। अब आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन इनमें से आपको समझ में आ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।